Hi guys, this is Tanvi and we start a new chapter today that's called The Making of a Global World. अब हम जब ग्लोबलाइजेशन द वर्ड ग्लोबलाइजेशन के बारे में बात करते हैं तो हम यूजुअली इकोनॉमिक सिस्टम्स के बारे में रेफ़र करते हैं, पर ग्लोबलाइजेशन सिर्फ इकोनॉमिक सिस्टम्स के बारे में नहीं है। वो आपका ट्रेड, माइग्रेशन, पीपल एक जगह से दूसरी जगह जाना, मूवमेंट ऑफ कैपिटल और सब के बारे में, जो आपका एक पूरा कल्चरल हिस्ट्री बनाता है। अब हम जब ग्लोबल इंटरकनेक्टेडनेस के बारे में सोचते हैं तो हमें ये अंडरस्टैंड करना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये जो वर्ल्ड में आज हम जी रहे हैं वो कौन से फेजेस के थ्रू पास हुआ है, जिसने आज हमारा ये इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड को बनाया है। थ्रू आउट हिस्ट्री ह्यूमन सोसाइटीज़ हमेशा से ही इंटरलिंक थे। फ्रॉम एंशियंट टाइम जब ट्रैवलर्स थे, ट्रेडर्स थे, प्रीस्ट थे, वो नॉलेज की खोज में एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। वो एक जगह से जब दूसरी जगह जाते थे वो अपने साथ गुड्स कैरी करते थे, मनी कैरी करते थे, इन्वेंशंस कैरी करते थे और उसके साथ साथ जर्म्स और डिजीज़ेस भी कैरी करते। अब एक फ़ाइन एग्जांपल होगा जो अभी हम जी रहे हैं कोविड टाइम्स में, वो कैसे स्प्रेड हुआ। बिकॉज हम लोग इतना इंटरकनेक्टेड है कि हम एक देश से दूसरे देश ईज़िली जा सकते हैं, जिसकी वजह से कोविड बहुत जल्दी से फैल पाया। अब हम सिल्क रूट्स के बारे में बात करते हैं जो पूरे वर्ल्ड को कनेक्ट करता है। सिल्क रूट्स ने बहुत टाइम से पूरे वर्ल्ड को कनेक्ट किया है, मेनली एशिया और यूरोप को। ये जो वर्ड है सिल्क रूट्स, उसका इम्पोर्टेंस मेनली वेस्टबॉर्न चाइनीज़ सिल्क कार्गो से होता है। हिस्टोरियंस ने बहुत सारे सिल्क रूट्स को ओवर लैंड एंड सी ढूंढा है, जिसने एशिया और यूरोप और नॉर्दर्न अफ्रीका को कनेक्ट किया है। और ये रिसेंटली नहीं बना था, ये आपका क्रिश्चियन एरा से एग्जिस्ट कर रहा है, जहाँ दैट इज़ अराउंड 15th सेंचुरी। बट जस्ट बिकॉज उसका नाम सिल्क रूट्स है, इसका मतलब नहीं सिर्फ वो सिल्क को ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज़ हो सकता है। चाइनीज़ पॉटरी, टेक्सटाइल, स्पाइसेस फ्रॉम इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया भी ये रूट को यूज़ करते हैं। और वही वे में जैसे ये सब इंडिया साउथ ईस्ट एशिया से आपका यूरोप जाता है, यूरोप से एशिया में गोल्ड एंड सिल्वर जैसे प्रेशियस मेटल्स आते हैं थ्रू दीज रूट्स। ट्रेड और कल्चर एक्सचेंज हमेशा साथ में चलते हैं। तो जैसे जैसे ये रूट्स ट्रेड के लिए ओपन होते गए, वैसे वैसे कल्चर भी उससे स्प्रेड होते गया। जैसे क्रिश्चियन मिशनरीज़ ने यही रूट को लेकर एशिया में एंटर किया था, वैसे ही मुस्लिम प्रीचर्स ने भी उसी रूट को यूज़ किया। बट बिफोर ऑल दीज क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम केम इनटू बीइंग, उससे पहले बुद्धिज़्म ने भी इन ईस्टर्न इंडिया में ही जन्म लिया था और थ्रू द सिल्क रूट्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में स्प्रेड हुआ था। अब हमने सिल्क रूट्स के बारे में बात किया था, जिसने डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स एंड कंट्रीज़ को कनेक्ट किया था। अब वैसे ही फूड ने भी बहुत सारे लॉन्ग डिस्टेंस कल्चरल एक्सचेंज को फेवर किया था। ट्रेडर्स और ट्रैवलर्स जब एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाते थे तो वो भी न्यू क्रॉप से इंट्रोड्यूस होते थे, और अपने इंट्रोडक्शन के साथ वो हर डिफरेंट पार्ट में एक नया क्रॉप को साथ में अपने लाते थे और उन्हें उनके नेटिव्स को उससे इंट्रोड्यूस करवाते थे। हम जब कॉमन फूड लेते हैं जैसे पोटैटोज़ एंड स्पैगेटी, वो सब भी आपका बहुत सारे कल्चरल एक्सचेंज में इंटरकनेक्टेड है। जैसे आप अगर नूडल्स लेते हो तो वो ओरिजिनली लोगों ने बिलीव किया वो चाइना में था, जो वेस्ट ट्रैवल कर कर अराउंड आपके इटली ये सब में गया, जहाँ वो स्पेगेटी बना। और कहीं लोग बिलीव करते हैं कि अरब ट्रेडर्स ने पास्ता को 5th सेंचुरी में सिसिली, एक आइलैंड जो अब इटली में है, उधर लेकर गया। और वैसे ही कॉमन स्टफ़ हमारे इंडिया और जापान में ऑलरेडी एग्जिस्टेंट थे। तो आज तक हमें नहीं पता कि ये सब फूड स्टफ़ का ओरिजिन क्या है, पर ये हमें पता है कि वर्ल्ड इतना कनेक्टेड था उस टाइम भी कि ये सब का हिस्ट्री इतना मर्ज हो चुका है। अब हम जब जो सिंपल पोटैटो, सोया, ग्राउंड नट्स, मेज़, टमेटोज़, चिलीज़ ये सब खाते हैं, वो हमारे एंसेस्टर्स को 5 सेंचुरीज़ अगो पता भी नहीं था एग्जिस्ट करता है। ये फूड
हमारी नॉलेज में तभी आया जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने एक्सीडेंटली अमेरिकाज को डिस्कवर किया। अब अमेरिकाज का मतलब नहीं सिर्फ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इट इंक्लूड्स आपका नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड द कैरिबियन रीजन। अब ये फैक्ट, ये जो कॉमन फूड्स थे वो आपके अमेरिकन के नेटिव्स, जो अमेरिकन इंडियंस थे, उनके लिए बहुत कॉमन था। तो जब क्रिस्टोफर ने उस एरिया को डिस्कवर किया तो उसके साथ उसने ये नया फूड स्टफ भी ढूंढा और लोगों को उससे इंट्रोड्यूस किया। अब न्यू क्रॉप्स कभी कभी इतना ज़्यादा डिफरेंस बना देते हैं कि वो कभी कभी लाइफ और डेथ के मैटर में आ जाते हैं। जैसे यूरोप में जो पुअर थे वो पहले बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज में जी रहे थे, उनके पास ना कोई अच्छा खाना था ना अच्छे जगह रहने के लिए। पर जब उन्होंने पोटैटो से उन्हें इंट्रोड्यूस किया गया तो वो भी थोड़ा अच्छा खाने लगे, डेथ रेट कम होती गई। पर जैसे जैसे लोग इस पोटैटो पे खाते गए तो वो बहुत डिपेंडेंट हो गई ये क्रॉप्स पर अपने लाइवलीहुड के लिए। एक एग्जाम्पल था आयरलैंड में। अब आयरलैंड में जो पुअरेस्ट पेजेंट्स थे वो पोटैटोज पे इतना डिपेंडेंट हो गए, जब मिड 1840s में एक डिजीज़ ने सारे पोटैटो क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, तब थाउजेंड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ पीपल का स्टार्वेशन से मौत हो गया। अब जैसे जैसे सी रूट्स ये सब डिस्कवर होते गए वैसे वैसे एक पाथ पेव होते गया जो लीड हुआ आपके कॉन्क्वेस्ट में। अब प्री मॉडर्न टाइम में जो 16th सेंचुरी अराउंड था, यूरोपियन सेलर्स ने बहुत सारे सी रूट्स टू एशिया ढूंढ चुके थे एंड उन्होंने अमेरिका के वेस्टर्न ओशन को भी क्रॉस कर दिया था। इंडियन ओशन जो था वो एक बहुत बसलिंग ट्रेड सेंटर था जहाँ पर बहुत टाइप्स ऑफ ट्रेड्स होते थे, और ये जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट था वो एक बहुत सेंट्रल पॉइंट था ये ऑल ट्रेड्स में। तो जैसे जैसे यूरोपियंस इस कॉन्टिनेंट के अराउंड आते गए वैसे वैसे ये फ्लो यूरोप की तरह शिफ्ट होने में इजी होते गया। एंड बिफोर अमेरिका वाज डिस्कवर्ड, जो अमेरिका था वो पूरे वर्ल्ड से थोड़ा डिस्कनेक्टेड था क्योंकि लोग उधर से आना जाना नहीं कर रहे थे, तो जो नेटिव्स थे वो थोड़ा डिस्कनेक्टेड थे। पर जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने इस कॉन्टिनेंट को डिस्कवर किया तो इसका जो वास्ट लैंड्स था, अबंडेंट क्रॉप्स थे और मिनरल्स थे, वो ट्रेड के ट्रांसफॉर्म में चले गए। सो सब चीज़ अमेरिका का यूरोपियन ट्रेड के लिए यूज़ हो रहा था और वो हर जगह लाइफ्स को चेंज कर रहा था। प्रेशियस मेटल्स जैसे सिल्वर कोल से निकाले जा रहे थे, दैट इज़ करेंटली इन पेरू एंड मेक्सिको, ताकि यूरोप का वेल्थ और बढ़ते जाए और वो अपना एशियन ट्रेड फाइनेंस कर पाए। अब लेजेंड्स ने इन 17th सेंचुरी यूरोप में ऐसा फैलाया कि साउथ अमेरिका बहुत रिच है, तो बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज़ ने एक्सपेडिशंस सेट आउट कर दिए एल डोराडो में, विच वाज कॉल्ड द फेबल सिटी ऑफ गोल्ड। अब जैसे जैसे लोग ज़्यादा वेल्थ के पीछे भागने लगे वैसे ही पोर्टुगीज़ और स्पेनिश कॉन्क्वेस्ट एंड कॉलोनाइजेशन ऑफ अमेरिका मिड 16th सेंचुरी तक पास आने लगा। यूरोपियन कॉन्क्वेस्ट जो था वो आपका कन्वेंशनल मिलिट्री वेपन्स पर बेस्ड नहीं था, स्पेशली स्पेनिश कॉन्क्वेस्ट। स्पेनिश कॉन्क्वेस्ट आपका जर्म्स की वजह से हुआ था, जो था स्मॉल पॉक्स। अब ये जो यूरोपियंस थे वो ये सब से इम्यून थे, पर अमेरिकाज जो था वो वर्ल्ड से इतना कट ऑफ था कि उन्हें ये सब डिजीज़ेस के बारे में पता तक नहीं था। तो जब कॉन्क्वेस्ट करने के लिए डिफरेंट कंट्रीज से लोग आने लगे, उनके अंदर जो जर्म्स थे वो कंट्रीज़ में स्प्रेड होने लगा और सबसे डेडली था स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स जब एक बार इंट्रोड्यूस हो गया आपका अमेरिकाज में, वो इतना डीप घुस गया कॉन्टिनेंट में कि पूरे सिविलाइजेशन को जो ऑलरेडी था उधर उसको हटा दिया, जिसने एक नई कॉन्क्वेस्ट को पेव वे किया। क्योंकि अगर आपके पास लोग नहीं है उस कॉन्टिनेंट में रहने के लिए तो आपका कॉन्क्वेस्ट ईजी हो जाता है क्योंकि देयर इज़ नो वन टू डिफेंड द कंट्री फॉर देमसेल्व्स। अब 19th सेंचुरी तक पॉवर्टी और हंगर यूरोप में बहुत कॉमन हो गया था
और सिटीज़ बहुत क्राउडेड और डेडली डिजीज़ से वाइड स्प्रेड थे, और रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स और बहुत ज़्यादा कॉमन हो गए थे, और रिलीजियस डिसेंटर्स जो कोई भी बिलीव्स को प्रैक्टिस या फॉलो करने के लिए मना करते थे उन्हें एग्जीक्यूट कर दिया जाता था। तो 1000 लोग यूरोप से अमेरिका में भाग आए ताकि उन्हें एक नया जीवन मिल सके। अब 18th सेंचुरी में प्लांटेशंस जो स्लेव से चलते थे, जो अफ्रीका से इम्पोर्टेड थे, वो कॉटन एंड शुगर सिर्फ यूरोपियन मार्केट्स के लिए ग्रो कर रहे थे। अब 18th सेंचुरी में एक और शिफ्ट था। जो चाइना और इंडिया था वो वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट कंट्रीज़ माना जाता था, पर 15th सेंचुरी में चाइना ने ट्रेड रिस्ट्रिक्ट कर दिया, जिसकी वजह से वो बहुत आइसोलेशन में रिट्रीट हो गया। और जैसे चाइना का रोल रिड्यूस हुआ वर्ल्ड इकॉनमी में, वैसे वैसे अमेरिका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस गेन करने लग गया, जिसकी वजह से जो ट्रेड था वो पूरा वेस्टवर्ड शिफ्ट हो गया और यूरोप सेंटर बन गया वर्ल्ड ट्रेड का। एंड विद दिस वी एंड द चैप्टर। थैंक यू।